हाँ भाई, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के इस सेशन में अपन चर्चा करने वाले हैं जो लैब असिस्टेंट का साइंस का अधीनस्थ बोर्ड ने जीके वाला पेपर करवाया है सुबह की शिफ्ट में, उसकी आंसर की को लेकर। इसमें 100 क्वेश्चन आपको राजस्थान जीके से संबंधित और साइकोलॉजी से संबंधित पूछे गए थे, उनकी विस्तृत चर्चा भी करेंगे और ज्यादातर मेरा फोकस रहेगा आपको आंसर बताना, क्योंकि अब आपने पेपर दे दिया है। और लगभग क्वेश्चन है अपनी मैराथन क्लासेस जो लास्ट में डाली गई थी, एक हिस्ट्री की और एक जियोग्राफी की, वहां से सीधे उसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन भी मिले हैं। तो पूरे के पूरे आंसर की के लिए वीडियो को अंत तक देख लेना। 100% सटीक आंसर की अपनी रहने वाली है और यहां से आपको मिलान कर लेने हैं कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा क्वेश्चन गलत है। पहले क्वेश्चन से लेकर अपन पूरे के पूरे 100 जो क्वेश्चन है उन सब की चर्चा यहां पर करने वाले हैं। तो वीडियो पर पहली बार विजिट करने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको जो भी कंटेंट हो ऑथेंटिक कंटेंट इस चैनल के ऊपर दिया जाता है, चाहे वो लास्ट में कितना ही दो, लेकिन चाहे 50 क्वेश्चन में से मैंने 10 क्वेश्चन भी दिए, वहां से भी क्वेश्चन आया है और मैंने आपको 50-50 क्वेश्चन की क्लास डाली थी और कहा था, और अब उसका मैं आपको सबूत इसी YouTube चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो अन्य किसी भी एग्जाम के लिए आप मेरे ऊपर पूर्णतः विश्वास कर सकते हो, क्योंकि यहां पर हर क्वेश्चन मेहनत के साथ बनाया जाता है, खुद बना के बाद में आपको टाइप करके देता है। ऐसे नहीं कि टेक्निकल टीम बैठा दी, किसी को भी पकड़ा कि बना दे क्वेश्चन, तो वहां से क्वेश्चन नहीं आते, यहां से पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो अब अपन ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आंसर की को करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सोपान, अर्थात ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित सोपान रचनात्मक चिंतन की प्रक्रिया से संबंधित है, इन्हें सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें। प्रतिद्व्यक्ति, सत्यापन, तैयारी, उद्भवन। तो सबसे पहले साइकोलॉजी के अनुसार अपन देखें कि रचनात्मक चिंतन करना है, क्रिएटिव करना है, क्रिएटिव थिंकिंग यदि सोच होती है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, तैयारी। तो ऑप्शन नंबर सी सबसे पहले होना चाहिए। तो इसमें एक ही ऑप्शन में सी सबसे पहले है, चलो बी के लगाया टिक और आगे बढ़ जाओ। ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा सोचकर टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है, करो आगे बढ़ो जब भी ऐसा पेपर आए। मनोलैंगिक विकास के फ्राइड के जो 5 सोपान है, चरण है, उनको अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कि सबसे पहले यानी फ्राइड ने 5 प्रकार का जो अपना लैंगिक प्रकार का जो मनोविकास का वर्गीकरण किया, उसमें सबसे पहले लैंगिक चरण आता है, गुदीय चरण आता है, सुषुप्त चरण आता है, मौखिक चरण आता है या जननांग चरण आता है। तो 0 से 1 साल का जो बालक होता है वो अपनी जो क्रियाएं करता है वो मुख से करता है, यानी अपन उसकी बात करें तो वो ओरल स्टेज आता है, यानी सबसे पहले डी होना चाहिए। सबसे पहले डी किस में है, सबसे पहले डी एक ही ऑप्शन में है, इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर, दूसरे का आंसर रहने वाला है सी। देखो कितना आसान हो गया, बाकी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर अपने को पता है कि उसके बाद में बच्चा मल मूत्र त्याग करे, यानी मल मूत्र को त्याग कर वो अनुभव लेता है, तो यहां पर खुशी महसूस करता है, तो डी के बाद में हो जाएगा आपका बी। उसके बाद में आता है फेलिक स्टेज, यानी बच्चे का 3 से 4 साल का हो जाता है, उसमें लैंगिक क्रियाएं आ जाती है, जिसमें अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रा को पढ़ते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है जो किसके अंदर पाई जाती है, महिलाओं के अंदर पाई जाती है। उसके बाद में जो चरण आ जाता है वो लिटरेंसी का आ जाता है, और उसके लास्ट में जननांग चरण आ जाता है, जेनेटिक स्टेज। ये ऐसा का ऐसा क्वेश्चन मैंने रीट की जब साइकोलॉजी पढ़ाई थी उस समय बताया था, सेम रीट लेवल 2 में वो क्वेश्चन आया था और आज फिर से रिपीट हो चुका है। तो आपको ये नंबर से याद हो जानी चाहिए साइकोलॉजी की ये क्रियाएं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, एंडरसन ने अधिगम के विश्लेषणात्मक और संबंधात्मक शैलियों के बीच विभेद किया है। अधिगम की विश्लेषणात्मक शैली द्वारा प्रदर्शित विशेषताओं से संबंधित कथनों की पहचान कीजिए। हालांकि अपन साइकोलॉजी में एंडरसन को अधिगम के सिद्धांत में थोड़ा कम ही पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा है, अमूर्त विचारों के लिए बेहतर स्मृति का होना, पहला ऑप्शन दिया है एंडरसन के लिए कि अमूर्त विचार होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं के लिए बेहतर स्मृति का होना आवश्यक है। उसके बाद में दिया है अनुक्रमात्मक और रचनात्मक चिंतन दर्शाना,
तीसरा अंतः प्रज्ञात्मक चिंतन को दर्शाना, और डी क्या दिया है उसके बाद में पूर्ण चिंतन आयाम के भाग के रूप में सूचना का बोध करना, और ई दिया है पूर्ण चित्र या आयाम से सूचना को अलग या पृथक करना। तो यहां से यदि अपन देखें तो अपने को अनुसार देखने को पहला क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अमूर्त विचारों के लिए बेहतर स्मृति का होना, अनुक्रमात्मक और संरचनात्मक चिंतन दर्शाना, यह भी एंडरसन ने कहा है। और तीसरे के बाद में उसने कहा है पूर्ण चित्र यानी आयाम से सूचना को अलग या पृथक करना। तो यहां से कौन सा सही हो जाएगा? ए सही है, बी सही है और ई सही है। किसमें है? ए बी और ई, ऑप्शन नंबर डी तीसरे का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्तित्व की बृहत कारक मॉडल कोस्टा और मैक्के में सम्मिलित कारकों की पहचान कीजिए। यह भी साइकोलॉजी में थोड़ा सा यदि ऊपर से पढ़ाया जाता है तो व्यक्तित्व में बृहत कारक का जो मॉडल है उसको कम ही पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि सहमतिपरकता, मनस्तात्विकता, साइकोटोजिज्म, अंतरात्मकता, अनुभव के प्रति खुलापन और मेसोफॉर्मिक तो व्यक्तित्व में होता ही होता है, ये तो आपको पता होना ही होना चाहिए कि मेसोमॉर्फिक होता ही होता है, मतलब ये तो 100% आपका होगा ही होगा। डीबी अनुभव के प्रति खुलात्मक है, मनस्तात्विकता है और सहमति परकता है, अंतरात्मक परकता इसमें नहीं होता। तो ए बी डी किसमें है? ए बी ए सी ए बी ई है, डी नहीं, ए बी डी ई, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5वां, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से मिलान करनी है। अधिग्रहण, सबसे पहले क्या होता है अधिग्रहण? एक अभिधारणा CR को CS और UCS की निरंतर युग्मन श्रृंखला द्वारा प्राप्त किया जाना, अर्थात ये पावलोव का कुत्ता, पावलोव के कुत्ते से पूछ लिया कि अधिग्रहण क्या होता है। एक अभिधारणा है जो क्या करती है, CS और UCS की निरंतर से मिलती है। सबसे पहले अपन कंडीशनल स्टिमुलस डालते हैं तो कंडीशनल रेस्पॉन्स होता है। जैसे कुत्ते के सामने अपन क्या करते हैं, कुत्ते के सामने रोटी लेके जाते हैं तो उसके लार आती है, और यानी भोजन से लार आती है। फिर घंटी बजाते हैं यानी अनकंडीशनल, ये तो अनकंडीशनल, UCS से UCR होता है, अनकंडीशनल होता है अनुबंधित। फिर अपन क्या करते हैं, घंटी बजाते हैं तो कंडीशनल स्टिमुलस, फिर UCS आ जाता है, उससे क्या हो जाता है UCR है, ये इस UCS के आता है, और फिर कंडीशनल के साथ में जुड़ जाता है CS से ही CR लार आ जाती है। तो ये अपन कुत्ते में पढ़ते हैं। तो अधिग्रहण तो ये सही है, ए में एक समवर्ती अनुबंधन यानी घंटी बजाने के साथ में ही कुत्ते को क्या दे दो, भोजन दे दो, यानी CS और UCS को एक ही समय पर प्रस्तुत करना। ये जो मैंने लिखा है ना CS और UCS, ये दोनों यदि समय का अंतर नहीं है, साथ साथ है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, समवर्ती अनुबंधन। तो सही है। अनुगामी अनुबंधन, CS को पहले प्रस्तुत किया जाता है, CS को पहले प्रस्तुत किया जाता है, थोड़ा टाइम लेते 5-7 सेकंड का, फिर UCS दे दिया जाता है और थोड़े समय अंतराल के बाद UCS प्रस्तुत किया जाता है। ये बात भी अनुगामी अनुबंधन में सही है। फिर पश्चगामी अनुबंधन, पश्चगामी यानी बहुत टाइम लेके, अभी अपन घंटी बजा दे रहे, 1 घंटे बाद में कुत्ते को रोटी दे तो उसे क्या पता क्या घंटी थी, ठीक है ना। तो यानी पश्चगामी अनुबंधन UCS को CS से पहले ही प्रस्तुत कर दे, UCS को यानी पहले अपन रोटी दे दे फिर घंटी बजाए, तो कुत्ते के सामने कितनी घंटी बजाओ, उससे क्या ही मतलब है। तो ये भी सही है। तो फिर पूछा अच्छा मिलान क्या था, तो मिलान में 1 2 3 4 ही सही है, ऑप्शन नंबर ए। ये सीधा सीधा ही ऐसे मान लो कि अपने नोट्सों से करवाया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बार बार आता ही है। सूची पृष्ठ को सूची सेकंड, इंद्रगतिक चरण 2 से 7 वर्ष, औपचारिक प्रचालन चरण 7 से 11 वर्ष, पूर्व प्रचालन चरण 0 से 2 वर्ष, और ठोस प्रचालन चरण आपको और कुछ पता चले कि नहीं चले, आपको पता है इंद्रिय गतिक। सबसे पहले क्या होता है, इंद्रिय गतिक होना चाहिए। या फिर आप ऐसे मान लो कि ठोस प्रचालन चरण, ठोस प्रचालन चरण कौन सा होता है, सबसे लास्ट वाले में होता है, सबसे लास्ट वाले में होता है। तो यहां से आप देख सकते हो
कि डी ठोस प्रचलन 7 से 11, अच्छा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। उसके बाद में अपने यदि बात करें तो डी में 2 मिल गया अपने को। उसके बाद में है इंद्रिय गतिक चरण। इंद्रिय गतिक चरण से सबसे पहले सेंसो मोटर, सेंसियोर मोटर होता है ना, बच्चे को अपन जैसे उसकी अंगुली को टच करते हैं, ये 0 से 2 वर्ष में होता है। जैसे अपन पैर को टच करते हैं, पैर की अंगुलियों को, तो बच्चा अंगुलियां मोड़ देता है, जिनको अपन मोरोर कहते हैं, तो ये 0 से 2 वर्ष में। तो इसके अंदर ए में 3, ए में 3, ए में 3, डी में 2, ए में 3, डी में 2, ए में 3, बी में 4। औपचारिक प्रचालन 11 से 15 होता है, जिसको फॉर्मल ऑपरेशन स्टेट कहते हैं, और पूर्व प्रचालन 7 से 11। तो ये सही है, यानी सी में 2 होना चाहिए। सी में 2, सी में 2 किस में भाई? सी में 2 तो किसी में नहीं है। ए में 3, ए में 3 है, डी में 2, ए में 3, डी में 2, ए में 3, डी में 2, इसमें है क्या? ऑप्शन नंबर सी। बी में 4, बी में, अच्छा बी में 4 था, सही है, बी में 4, और ये यहाँ गया सी में 2, सी में 2, सी में 2 क्या? सी में 1, ये बच रहा है ना, सी में 1। तो यहाँ से आपका आंसर, अच्छा ये पहले लगा दिया था मैंने, इसका आंसर सी है, ऑप्शन नंबर 6 में सी। महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार सेट कीजिए। हल्दी घाटी का युद्ध, अच्छा मेवाड़ का शासक बनना, अपनी सैन्य तैयारियों को मुगलों की दृष्टि नजर से बचने के लिए अपनी रिहाइशों को गोगुंदा से कुंभलगढ़ स्थानांतरित करना, फिर दिवेर पर विजय प्राप्त करना। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, मेवाड़ का शासक बना 1572 में। तो कोई भी काम करेगा तो शासक बनेगा तब, यानी सबसे पहले बी होना चाहिए, सबसे पहले बी 3 में ये हट गया। मेवाड़ का शासक बनने के बाद में अपनी सैन्य तैयारियों को मुगलों की दृष्टि नजर से बचाने के लिए अपनी रिहाइश को गोगुंदा से कुंभलगढ़ में स्थानांतरित की 1576 में। उसके बाद में 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, फिर लास्ट में दिवेर का युद्ध लड़ा, यानी डी सबसे लास्ट में। बी सी ए डी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, जयपुर प्रजामंडल के 1944 के अधिवेशन का अध्यक्ष किसने कहा? 1937 में अपन बात करें तो इस प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बन जाते हैं? जमुना लाल जी बजाज, जयपुर प्रजामंडल की। और जमुना लाल जी बजाज की जो पत्नी होती है वो 1944 में अधिवेशन की अध्यक्षता चुनी गई, तो वो थे जानकी देवी बजाज, ऑप्शन नंबर बी, काशी का वासी करके थे। सूची पेस्ट को सूची सेकंड से मिलान करें। सूची पेस्ट में पर्यटन स्थल दे रखा है, सूची सेकंड में स्थान दे रखे। चित्रा महल, चित्रा महल कहां पर है? अपना बूंदी में। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, अबेड़ा महल कोटा में है, और सुनहरी कोठी टोंक में। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनहरी कोठी टोंक वाली। तो डी में 3, डी में 3, डी में 3 सब में है, और ए में 2, ए में 2, डी में 3, ए में 2, डी में 3 इनमें है। विजय स्तंभ यानी बी में 4, बी में 4, बी में 4, ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान के निम्नलिखित महत्वपूर्ण व्यक्तियों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार कालक्रम में। अब इस प्रश्न का मतलब बोर्ड में जो बैठा है ना पेपर बनाने वाला ना, उसको एक क्वेश्चन फिक्स बनाना है। कालक्रम में कोई भी 5-7 व्यक्तित्व का कालक्रम दे देगा, या फिर लोक देवताओं का कालक्रम दे देगा। कल वाले पेपर में लोक देवताओं वाला था, वो भी चलो काफी है, लोक देवता वाला भी काफी है, भाई याद कर लेंगे। लेकिन आज इन व्यक्तियों का दे दिया, तो ऐसे क्वेश्चन को टेंशन, वहां रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे करना ही है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा, बावजी चतुर सिंह, दयाल दास और कवि राजा श्यामल दास, व्यक्तित्व से संबंधित एक क्वेश्चन है। तो यहां से यदि अपन देखेंगे तो सबसे पहले इनमें दयाल दास आते हैं। दयाल दास के बाद में कवि राजा श्यामल दास 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे हैं। उसके बाद में गौरीशंकर हीराचंद ओझा, फिर बावजी चतुर्जी बी, यानी सबसे पहले आना चाहिए सी, सी के बाद में डी, फिर ए और बी, ऑप्शन नंबर सी 10 में। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान की बाणगंगा, कल भी आया था, ये कल मिलान वाले में आया था। और राजस्थान की बाणगंगा यानी अर्जुन की जो गंगा होती है उस जयपुर के विराटनगर से निकलती है, ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान की कालीबाई बील उड़ान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। योजना के अंतर्गत राजस्थान में 10 से 45 आयु की लड़कियों और महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाते हैं, बिल्कुल उड़ान योजना का इससे संबंध है। मासिक धर्म, स्वास्थ्य, गरिमा और सुरक्षा को बढ़ावा देना, इसका बिल्कुल है। राजस्थान चिकित्सा सेवाएं निगम और राजविका सैनिटरी नैपकिन करेंगे, बिल्कुल सही बात है। यह निःशुल्क नैपकिन आंगनवाड़ी केंद्रों और विद्यालयों सहित विभिन्न संस्थानों को प्रदान की जाएगी, बिल्कुल ये बात भी सही है, ताकि ये इसको बांट सके। तो इसमें ए बी सी डी सारे सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है भाई, डॉक्टर सविता बेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही। जैसे क्या होता है इसमें, अंतरजातीय यानी एससी और एसटी कैटेगरी की लड़कियां हैं वो अन्य इसके साथ में या फिर लड़के अन्य के साथ में यदि विवाह करता है तो सरकार उन्हें 10 लाख रुपए तक की राशि प्रदान करती है। राज्य सरकार सवर्ण हिंदुओं और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के बीच अंतरराष्ट्रीय विवाह को बढ़ावा देती है, बिल्कुल 10 लाख रुपए देकर। 31 मार्च 2023 तक पंजीकृत विवाहों के लिए प्रति युगल रुपए 5 लाख का प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। बिल्कुल 31 मार्च 2023 तक ये 5 लाख था, अब बढ़ाकर 10 लाख कर दिया। वर्ष 2025-26 के दौरान दिसंबर तक 14.70 करोड़ की राशि इस पे व्यय हो चुकी है, ये बात भी सही है। 1 अप्रैल 2023 के पश्चात पंजीकृत विवाहों के लिए प्रोत्साहन बढ़ाकर 50 लाख प्रति युगल, नहीं भाई 10 लाख कह रहा हूं तो डी नहीं आना चाहिए, डी इसमें है हटा दो, डी इसमें हटा दो, डी इसमें। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान लॉजिस्टिक नीति 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। विद्युत शुल्क और मंडी शुल्क में 7 वर्षों तक 100% की छूट है, बिल्कुल सही बात है। 7 वर्षों की अवधि के लिए 7% की दर पर ब्याज सब्सिडी, वार्षिक 50 लाख तक सब्सिडी भी मिलती है 7 वर्षों की अवधि, ये भी सही। उसके बाद में क्या कह रहा है, 50 लाख तक की अग्नि जांच या पहचान प्रणालियों की लागत के 20% का एकमुश्त पुनर्भरण भुगतान। 50 लाख तक अग्नि जांच ये नहीं है भाई। और इनके प्रोत्साहन और लाभ राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के प्रावधानों के साथ संरेखित या सुसंगत है, यानी ये भी सही है। तो इसका आंसर सी नहीं होना चाहिए, सी इसमें है, सी इसमें है, सी इसमें है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15, जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र JPMI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक नोड को विशेष निवेश क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया, बिल्कुल सही बात है। ये तो JPMI का उत्तरदायित्व रिको को दिया गया है, ये भी बात भी सही है। चरण पेस्ट में 9.21.66 करोड़ की अनुमानित परियोजना लागत के साथ 1517.69 एकड़ के कुल क्षेत्र में आसाजित कवर करता है ना, ये बात गलत है। और JPMI में पाली जिले के 90 गांव शामिल नहीं है, 9 गांव शामिल है, ये गलत है। तो ए और बी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। आपका करेक्ट आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जैविक खाद्य बाजरा किन्नू उत्कृष्टता केंद्र, प्याज और सब्जियां उत्कृष्टता केंद्र और आम उत्कृष्टता केंद्र। किन्नू उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? श्री गंगानगर में, आपको और पता है कि नहीं है। उसके बाद में यदि अपन बात करें कि जैविक खाद्य बाजार, अच्छा बाजार है क्या, बाजार और आम उत्कृष्टता केंद्र, तो अपने को बी में 3 मिलना चाहिए। बी में 3 एक ही ऑप्शन में दिया है, ए में 4 है। खूब जगह है जैविक खाद्य बाजार जोधपुर में। अच्छा खाद्य बाजार ये क्या लिखना चाहता है? ऑर्गेनिक फूड मार्केट, हाँ। और उसके बाद में प्याज और सब्जियां, प्याज के लिए तो अलवर जिला जाना जाता है, प्याज और सब्जियों के लिए। और आम उत्कृष्टता के अंदर बांसवाड़ा में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आगे भी रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ये आंसर हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 17, विरासत स्थल को जिले से सम्मिलित करना है। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क भरतपुर में, कुंभलगढ़ है राजसमंद, और कुंभलगढ़ का शिल्पी बता देता हूं, यही मंडन है। गागरोन का दुर्ग झालावाड़ में, जल दुर्ग का उदाहरण, और जंतर मंत्र जयपुर में है, जंतर मंत्र जयपुर में। यानी आपका आंसर होना चाहिए 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। वीडियो को शेयर कर देना भाई और लाइक जरूर कर लेना। फिनटेक पार्क, मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क और राजस्थान पेट्रोजोन। आपको कुछ पता है कि नहीं है? पेट्रोजोन का सबको पता है, बालोतरा बाड़मेर में। मेडिटेड मेडिकल डिवाइसेज पार्क बोरानाडा जोधपुर में। फिनटेक पार्क कहाँ है? जयपुर में। यानी आपका आंसर होगा 2 3 1, 2 3 1, 2 3 1। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, सूची पेस्ट को सूची सेकंड से मिलान करें। सूची पेस्ट में पार्क क्षेत्र और सूची सेकंड स्थान में उसका स्थान है। सोनियाना सिरामिक और ग्लास जोन कहाँ है? हैंडीक्राफ्ट और फर्नीचर पार्क कहाँ है? स्टोन पार्क और पता आपको है कि नहीं? हैंडीक्राफ्ट पार्क कहाँ है? जोधपुर में। ठीक है जी। गजनेर कहाँ पर है? बीकानेर में। स्टोन पार्क कहाँ है? कोटा में। और सोनियाना सिरामिक और ग्लास पार्क चित्तौड़गढ़ में। यानी आपका आंसर होना चाहिए 2 3 4, 2 3 4 1।
2 3 4 1। ऑप्शन नंबर सी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजस्थान के बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्नलिखित को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राज्य माल और सेवा कर से कितनी प्राप्तियां हुई, राज्य उत्पाद शुल्क से प्राप्तियां कितनी हुई, भूमि राजस्व प्राप्तियां कितनी हुई, स्टाम्प और पंजीकरण की प्राप्तियां, आप स्टाम्प लेते हो ना तो वहां से भी सरकार को कुछ वैल्यू प्राप्त होती है, तो वो कितनी हुई। तो यहां से सबसे यदि बढ़ते क्रम में तो सबसे कम भूमि राजस्व की प्राप्तियां हुई थी भाई, सबसे कम। उसके बाद में स्टाम्प और पंजीकृत की प्राप्तियां हुई थी, उसके बाद में राज्य उत्पाद शुल्क आया था, और उसके बाद में राज्य माल और सेवा कर से प्राप्ति हुई थी 4 पे। तो आपका आंसर मिल जाएगा CDBA, CDBA, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, स्वर्णगिरी राजस्थान के किस शहर में है। ये कल जब मैं पेपर हल करवा रहा तो कल ही मैंने बताया था कि ये पूछा जा सकता है। तो स्वर्णगिरी आपका किसमें, जैसलमेर में, जालोर, जयपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा। हो स्वर्णगिरी भाई, ये क्वेश्चन मिस्टेक है इसकी। स्वर्णगिरी किसमें है, जैसलमेर में। जैसलमेर ऑप्शन में नहीं है। तो देखो एक सुवर्ण दुर्ग है जालोर में, कौन सा दुर्ग है, सुवर्ण दुर्ग जालोर में, तो इसका जालोर आंसर मान लो। बाकी ये देखो यहाँ तो स्वर्णगिरी लिख रखा है लेकिन वहां स्वर्ण लिख दिया, यहाँ है सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी, ये ऐसे होता है, ये वाला है जालोर में, और जैसलमेर में ये वाला। तो ये इंग्लिश के अनुसार सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। खाटू श्याम जी सिक्कर, भर्तरी बाबू अलवर में, करणी माता देशनोक बीकानेर में, शीतला माता चाकसू जयपुर में। खाटू श्याम जी का मेला ए में 3 होना चाहिए, ए में 3, 2 हट गए, और बी में 1 होना चाहिए, बी में 1, एक ही ऑप्शन में 1 करो, सही करो। अब पेपर में मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसे नहीं लगाना, आपको 1 2 देखना है, उसको मिलाना है, हुआ काम। चलो आगे। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि राजपूत शक अथवा सितियन के संकज है। कर्नल जेम्स टोड ने ऐसी बात कही थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, 4 भुजाओं वाले लोक देवता किसको कहा जाता है। कल्लाजी राठौड़ को शेषनाग का अवतार और 4 हाथ वाले देवता कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। 24 में आपका डी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किसे अबुल फजल द्वारा शस्त्र दुर्ग यानी बख्तरबंद दुर्ग कहा गया था। पूरा ऐसे कहा था, ये दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी सारे दुर्ग क्या है, नंगे हैं। तो ये रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा था, सवाई माधोपुर में स्थित, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली प्रस्थान कर रहे महाराणा फतेह सिंह के समक्ष चेतावनी राचुंगट्या रचना प्रस्तुत की थी। तो ये क्वेश्चन मैंने बताया था, चेतावनी राचुंगट्या केसरी सिंह बारेट ने महाराणा फतेह सिंह को लिखे थे। तो केसरी सिंह बारेट, और केसरी सिंह बारेट को हजारीबाग जेल में रखा गया था। राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान कोटा राज्य का पीए पॉलिटिकल एजेंट, कोटा में क्या होते हैं, बटन को, तो बेजर बटन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोहिल राजवंश में से किसने चंडी शतक, गीत गोविंद और गीत संगीत रत्नाकर लिखा था। तो ये सब लिखने वाले कौन थे, महाराणा कुंभा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान की भौतिक प्राकृतिक विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य। अधिकांश पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान 33 सागर के अवशेष, बिल्कुल मरुस्थल अपना 33 सागर का ही अवशेष है। राजस्थान की अरावली गोंडवाना लैंड का भाग है, बिल्कुल सही है, अरावली गोंडवाना का है। सांबर डीडवाना पचपदरा जैसी राजस्थान की लवणी जिले 33 सागर का अवशेष है, इसीलिए तो ये मरुस्थल में स्थित है। अरावली प्रमुख जल विभाजक के रूप में कार्य करती है, जो राज्यों को बराबर 2 भागों में बांटती है, यानी ये भी सही है, सारे के सारे ही कथन सही है। या अपने को बोल सकते हैं 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जल विभाजक का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अरावली के उत्तर पश्चिम और पश्चिम में स्थित है, पश्चिमी मरुस्थल बिल्कुल अरावली के पश्चिम में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 30 से 50 मीटर, नहीं भाई ये गलत है, इसकी 50 से 70 है। यह गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, नागौर, जोधपुर और सिरोही जिलों में है, बिल्कुल यही है। यह क्षेत्र बालू से आच्छादित है, इसमें खूब सारी रेत है, ये बात भी सही है। तो यहां से ऑप्शन नंबर ए सही है, सी सही है, डी सही है। ए सही है, सी सही है, डी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान की अफवाह प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों का चयन करें। राजस्थान की अफवाह प्रणाली अरावली श्रृंखला द्वारा निर्धारित होती है, बिल्कुल अरावली
राजस्थान की नदियों को दो भागों में बांट देती है। अरावली के पश्चिम वाली चली जाती है बंगाल की खाड़ी में और पूर्व वाली कहां चली जाती है प्यारे विद्यार्थियों? अरब सागर में चली जाती है। तो ये बात 100% सही है। भारत की महान जल विभाजक रेखा राजस्थान की नदियों को दो भागों में बांटती है। भारत की महान जल विभाजक रेखा अरावली है, वो नदियों को दो भागों में बांटती है। बिल्कुल सही है। जल विभाजक के पूर्व में बनास, अच्छा पूर्व में बनास और इसकी सहायक नदियां चंबल में मिलती है। अरावली के पूर्व में बनास, बिल्कुल ये सही है सी। और जल विभाजक के पश्चिम और दक्षिण में नदियां बंगाल की खाड़ी में जाती है, नहीं जाती, अरब सागर में जाती है। तो ए, बी और सी सही है। ए, बी और सी सही है। ए, बी और सी, ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान की जलवायु विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। बालू की प्रचुरता के कारण तापमान की दैनिक और वार्षिक रेंज उच्च होती है। बालू की प्रचुरता के कारण ऐसा संभव हुआ है भाई, ये 100% ये बात सही है, आपको कोई टेंशन लेनी। शीत ऋतु में कुछ स्थानों पर तापमान जमाव बिंदु तक गिरता है, बिल्कुल गिरता है, माइनस में भी चला जाता है रेगिस्तान का, क्योंकि यहाँ की मिट्टी क्या होती है, दिन में ज्यादा गर्म होती है तो रात में ज्यादा ठंडी हो जाती है। राजस्थान में शुष्क और उप आर्द्र मानसून प्रकार की जलवायु विद्यमान है, बिल्कुल ये जलवायु है। वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम तथा दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती जाती है, ना भाई घटती जाती है। ये स्टेटमेंट गलत है। ए, बी और सी सही है। ए, बी और सी सही है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं है, बस आप तो मिलाते जाओ। 33वां क्वेश्चन है, राजस्थान की लाल पीली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का चयन करो। लाल और पीली यह मिट्टी सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा जिलों के पश्चिम भागों में मिलती है। 100% लाल और पीली सवाई माधोपुर है, सिरोही है, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा में पाई जाती है। यह मिट्टी मूंगफली और कपास की खेती के लिए उचित नहीं है। गलत बात है, उचित नहीं कैसे है? मूंगफली के लिए तो उचित है भाई, कपास के लिए नहीं है, मूंगफली के लिए उचित है, मतलब ये बात गलत है। यह कैल्शियम और नाइट्रोजन की कमी होती है, बिल्कुल राजस्थान की मृदाओं में नाइट्रोजन की कमी होती है, ये भी सही है। और इस मिट्टी का लाल और पीला रंग इसकी लोहधारिता के कारण होता है, यानी लाल और पीला रंग इसकी लोहधारिता के कारण होता है ना, इसमें लोहधारिता कहाँ होता है? वैसे लोहे के कारण लाल और पीला होता तो है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब देखो इसमें दो बातें आधी अधूरी लिखी हुई है। इसका लाल और पीला रंग लोहधारिता के कारण है, ज्यादातर इसमें लोह होता नहीं है। तो पूछा क्या है सही कथन, तो ए और सी तो 100% सही है, मतलब ए और सी तो रहने चाहिए। ए और सी किसमें है? इसमें ए और सी है, इसमें नहीं है तो इसको उठा दो। ए और सी इसमें नहीं है, इसको उठा दो। तो यहां से यदि मैं बात करूं तो डी को ले लें फिर अपन, सी बी को के साथ में डी, यानी यह मिट्टी मूंगफली और कपास की खेती के लिए उचित नहीं है। कपास की खेती के लिए उचित नहीं है, यह बात भी सही है। कपास की खेती के लिए काली मृदा होती है, तो यह भी सही हो गया। और वैसे देखे जाए उचित नहीं है, कपास की खेती के लिए उचित नहीं है, यह बात बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ए, बी और सी सही है। मैं एक के साथ जाऊंगा, बाकी इसमें देखो थोड़ी थोड़ी बात दोनों के लिए है। डी भी सही है इसमें। यहां यदि केवल कपास की खेती के लिए उचित नहीं है, ये बात गलत है, थोड़ी सी सही है। तो अब बताए तो क्या बताए भाई? तो देखो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग ए है, बाकी इसका सी भी सही है। थोड़ा सा आगे क्वेश्चन डिलीट हो सकता है लास्ट में यदि कुछ डालो तो। अरावली की निम्नलिखित चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करो। मैंने कहा था अरावली की चोटियों से क्वेश्चन आता है। गुरु से दिल जरा आशा रखो, गुरु से दिल जरा आशा रखो। 1 नंबर पर दिलवाड़ा, 2 पर जरगा, 3 पर आशा, रखो यानी कूदो, रखो से पहले है कूदो, यानी 1 2 3 4 और ये 5। डी सबसे लास्ट में है ही नहीं। ये क्या हुआ? गुरु से दिल जरा आशा कूदो रघु कुंभल कूदो। ये क्या हुआ? क्या कह रहा है? ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। अच्छा, घटते से बढ़ता क्रम में, मतलब दिलवाड़ा सबसे लास्ट में आना चाहिए बी, बढ़ते क्रम में बी सबसे लास्ट में। एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान की कुल सिंचित क्षेत्र में से प्रतिशत सिंचित क्षेत्र के बढ़ते क्रम में सिंचाई, कौन से क्रम में? बढ़ते क्रम में, यानी सबसे कम किसमें से होती है? अन्य स्रोतों से, उससे यानी डी सबसे पहले आना चाहिए, डी इनसे हट गया। सबसे अधिक किससे होती है? कुएं और नलकूपों से, तो सी सबसे लास्ट में आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान में 70% कुएं और नलकूपों से होती है, ठीक है ना। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के निम्नलिखित लिफ्ट नहर को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करो। भाई इंदिरा गांधी को करूं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की निम्नलिखित लिफ्ट नहरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करो। यह क्वेश्चन मैं बहुत दिनों से कह रहा था, कभी ना कभी अधीनस्थ बोर्ड इस क्वेश्चन को पूछेगा, और याद इस क्वेश्चन को पूछ ही लिया। गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर की अपन बात करें तो यह जोधपुर के अंदर है, जैसलमेर में। जय नारायण व्यास, ये भी अपन जोधपुर में मान सकते हैं, जोधपुर में है। वीर तेजाजी लिफ्ट बीकानेर और नागौर में है, बीकानेर और नागौर में। और कंवर सेन नागौर और श्री गंगानगर में, सॉरी कंवर सेन बीकानेर और श्री गंगानगर में, बीकानेर और श्री गंगानगर में है, बीकानेर और श्री गंगानगर, बीकानेर और श्री गंगानगर। मतलब डी सबसे पहले आना चाहिए, उत्तर से दक्षिण है ना, डी सबसे पहले आना चाहिए, डी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, हटाओ। उसके बाद में बीकानेर की वीर तेजाजी लिफ्ट नहर आनी चाहिए, तो सी आना चाहिए, तो डी, सी, फिर ए और फिर बी, ये लो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित राजस्थान की तांबा खदानों को उत्तर से दक्षिण के रूप में व्यवस्थित कीजिए। गुलाबपुरा, गुलाबपुरा भीलवाड़ा में पड़ता है भाई, गुलाबपुरा भीलवाड़ा में उत्तर से दक्षिण में। रेल मगरा उदयपुर में, खेतड़ी सिंगाना अपना झुंझुनू में, और खो दरीबा अलवर में। राजपुरा दरीबा, भीलवाड़ा पुर दरीबा वो वहां पर। मतलब सबसे पहले सी आना चाहिए, फिर अलवर आएगा, झुंझुनू, झुंझुनू से नीचे अलवर, तो सी डी फिर ए, सी डी ए, सी डी ए बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित वन्य जीव अभ्यारण्यों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करो। सीता माता अभ्यारण्य कहां पर है भाई? प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ में। यह सबसे शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 में, दहवादोली वन्य जीव अभ्यारण्य जोधपुर में, और तालसापर अभ्यारण्य चूरू में। तो उत्तर में सबसे ऊपर चूरू हो गया, ऑप्शन नंबर डी। मैंने कई दिनों से कह रखा था अब राजस्थान का नक्शा रट लेना, इस राजस्थान के नक्शे में जिले का पता होना चाहिए कौन सा कहां पर है, इससे ये क्वेश्चन होंगे। अब किसी को ये भी पता नहीं है सीता माता प्रतापगढ़ में, अब लेकिन उसको जिले का पता नहीं, तो वो इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता। तो यहां से सबसे पहले तालसापर अभ्यारण्य डी सबसे पहले आएगा, एक ही ऑप्शन में डी सबसे पहले, डी, उसके बाद में जोधपुर का सी, फिर आ जाएगा 12 का बी, फिर ए, डी, सी, बी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? राजस्थान से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्गों में जिसकी लंबाई राजस्थान में सबसे अधिक है वो NH 52 है, जिसका नया नाम राष्ट्रीय NH 23, तो ऑप्शन नंबर सी 52 है, ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान में कौन सी विदेशी नस्ल की गाय है? नागौरी गाय है, मेवाती है, कांकरेज है, लेकिन जर्सी विदेशी है, तो 40 में सी। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां कोटा में त्रिकोणीय जलोढ़ का मैदान निर्मित करती है? मतलब कोटा में तीनों मिलती है। सोम और जाखम प्रतापगढ़ की नहीं हो सकती। चंबल, काली सिंध और पार्वती है जी। बेड़स, मानसी और मोलेर कोटा में नहीं जाती, चंबल में गिरती है, सॉरी बनास में बनास जाके गिरती है, चंबल में तो सवाई माधोपुर में तो ये नहीं है। कांतली, साबी और कापनी तो आंतरिक प्रवाह की, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, राजस्थान की मरुस्थलीय मृदा की विशेषता है। ये मैंने बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां आ भी गया है, अपनी 50 क्वेश्चनों में ये है। राजस्थान की मरुस्थलीय मृदा की विशेषता है कि इसमें जल धारण क्षमता क्या होती है? कम होती है। तो इसने बोला जल धारण क्षमता उच्च होती है, गलत बात। इसमें उच्च उर्वरता होती है, नहीं होती है, उच्च उर्वरता निम्न होती है। लवणता उच्च होती है, उच्च लवणता उच्च उर्वरता, ये गलत बात है, ये भी गलत। निम्न लवणता होती है, ना उच्च होती है लवणता। निम्न उर्वरता ये बंजर भूमि होती है, उच्च इसमें लवणता होती है, ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान में किस प्रकार के वनों में खेजड़ी, रोयडा, बेर, खेर, थोर पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन में। कल ने व्याख्या की थी, तब भी ये मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान की कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? तो सबको पता है कोलायत झील है, जो बीकानेर वाली, ये मीठे पानी की झील है, ऑप्शन नंबर सी।
कृषि जलवायु प्रदेश। फोर्थ बी, राजस्थान की आर्द्र दक्षिणी मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फोर्थ बी आने का मतलब कहां पर आ गया? फिफ्थ, फोर्थ बी आ गया प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र की बात चल रही है। तो इसमें क्या पूछा? सत्य है। औसत वर्षा 20 से 30, ना जी, यहाँ तो लगभग 100 से 120। अधिकतम तापमान 52 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम, ये गलत बात। यहाँ रक्तदाब मध्यम और कैल्शियम युक्त मृदा पाई जाती है। रक्तदाब मध्यम का मतलब है रेडियस मीडियम, ऑप्शन नंबर सी। जालोर, पाली और सिरोही के बाग में पाया जाता है, ना, यहाँ तो सेकंड बी होता है। कौन सा होता है? सेकंड बी। राजस्थान में निम्नलिखित कोयले में कार्बन की बढ़ती मात्रा है ना, तो ABCD लिख लो, ABCD क्या? ABPL, ABLP। पीट सबसे कम होता है, पीट, D सबसे पहले आना चाहिए, इनमें नहीं है। पीट के बाद में लिग्नाइट, C आना चाहिए, D के बाद में C, A और B, ऑप्शन नंबर D। 46 में 47, भारत की निम्नलिखित प्रमुख नदियों को उनकी लंबाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। यमुना, तापी, गोदावरी, कृष्णा। इनमें से दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, तो C सबसे पहले आना चाहिए। C एक ही ऑप्शन में है, और का पता हो या नहीं हो, आपको इतना तो पता है, गोदावरी दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी। गोदावरी के बाद में कृष्णा नदी, उसके बाद में यमुना नदी, उसके बाद में सबसे छोटी नदी तापी नदी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क है? अपना बड़ला, जोधपुर वाला है, सबसे बड़ा है, तो बड़ला वाला है, ये बादला क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयला भंडारों का उच्चतम अनुपात है? कोयला सबसे ज्यादा झारखंड, रांची के पास में, ऑप्शन नंबर सी, कोयला झारखंड में। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जल में पाए जाने वाली लवणों में उच्चतम मात्रा में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl, ऑप्शन नंबर है। NaCl है तभी तो लवण, जितना ज्यादा लवणीय होगा उतना ही ज्यादा नमक का उत्पादन होगा। कौन सा भारत का पूर्वी तट है? पूर्वी तट कितना आसान पूछा है, ये शायद 9वीं क्लास की ज्योग्राफी में दे रखा है या फिर 10वीं वाली में दे रखा है कि कोरोमंडल तट है, ये पूर्वी तट का भाग है, और पश्चिम का नाम है कोंकण तट। यानी इनको उल्टा करना होता है। कोंकण और कोरोमंडल में दिक्कत होता है, जिसमें ज्यादा शब्द है उसमें कम वाला पश्चिम में ये कोंकण तट है और पूर्वी का कोरोमंडल तट है, और सौराष्ट्र और मालाबार तट इन्हीं के उपनाम है। अजंता एलोरा की गुफाएं शायद 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ा दी जाती है आजकल। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है, शंकराचार्य का निम्नलिखित में से कौन सा मठ पुरी में स्थित है? तो गोवर्धन मठ है ना, वो पुरी में स्थित है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी हवा दक्षिणी भारत में आम्र बौछार के नाम से जानी जाती है, यानी जिससे आम पक जाते हैं, वो होती है गर्म और शुष्क हवाएं ना, बारिश आवे भैया। तटवर्ती क्षेत्रों में सागर से भूमि की ओर प्रवाहित होने वाली हवाएं, तटवर्ती जो क्षेत्र होता है तमिलनाडु और केरल में होती है आम्र वर्षा। कहां होती है? तमिलनाडु और केरल में। तो इस जगह इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, भूमि से सागर की ओर नहीं, सागर से भूमि की ओर। चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी विधि कारण प्रभाव संबंध स्थापित करने के लिए उचित है? कोई कारण है, उसका प्रभाव में संबंध स्थापित करना है, कौन सी विधि है? प्रयोग मूलक विधि, प्रेक्षण मूलक विधि, सर्वेक्षण विधि या व्यक्ति अध्ययन? व्यक्ति अध्ययन में तो हो ही नहीं सकता, कट गई। सर्वेक्षण का मतलब है सर्वे मेथड, सर्वे बेस नहीं है। प्रेक्षण मूलक, ना जी, ये भी नहीं। ऑब्जर्वेशन नहीं, एक्सपीरियंशियल मेथड है, यानी कारण और प्रभाव को देखना है तो अपन ने कोई पढ़ा, उसका प्रैक्टिकल करोगे तो समझ में आ जाएगा। अव्यक्त अधिगम, अव्यक्त टाल दो, व्यक्त नहीं कर सकते उसको टाल दो, टोलमैन, ऑप्शन नंबर सी। लेटेंट नहीं है, साइन है, अव्यक्त सिग्नेचर। बुद्धि लब्धि IQ को निम्नलिखित में से कौन सी रेंज बुद्धिमत्ता दिव्यांगता की मध्यम स्तर? देखो दिव्यांगता भी 70 से नीचे मानी गई है, उसमें भी क्या पूछा गया है? मध्यम वाली पूछा है। तो 0 से 25, फिर 25 से 35 40 और 35 40 से 50 55, तो मध्यम श्रेणी पूछी है, तो ये 20 25 से 35 40 हो जाएगी लगभग आपकी, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, 52 वर्ष की मानसिक आयु के 12 वर्षीय बालक की बुद्धि लब्धि कितनी है? मतलब बालक कितने का है? MA बटेवा CA। मानसिक आयु 15 साल है, ये 12 साल है, गुणा में 100 लगा दो, बुद्धि लब्धि IQ आ जाएगा। ये 3 के पाड़े से 5 बार, ये 4 बार, ये हो गया 25 बार, 25 पंजे 125, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। MA बटेवा CA होता है।
राजस्थान में दोकड़ा वनों के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। दोकड़ा के वन कहाँ राज्य की प्रमुख वन संपदा है? बिल्कुल दोकड़ा के वन है। यह वन कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, अजमेर, उदयपुर आदि जिलों में अधिक पाए जाते हैं। बिल्कुल इन जिलों में पाए जाते हैं। ये वन राजस्थान में 50 से 90 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। ना जी ना, ये तो 250 के आसपास, 250 से 600 मीटर के आसपास पाए जाते हैं, तो ये गलत। ये वनों में धोक पेड़ के अतिरिक्त अरंज, खेर, खिन्नी, सालर, गोडल पेड़ भी पाए जाते हैं। बिल्कुल सही, मतलब जिसमें सी है उसको उड़ा दो। यहां सी पड़ा, यहां सी पड़ा, यहां सी पड़ा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, राजस्थान के अरावली क्षेत्र के निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। मतलब अरावली के कल वाले पेपर में भी 2 क्वेश्चन थे, आज वाले में तीसरा क्वेश्चन आ चुका है। उत्तरी अरावली का विस्तार जयपुर में, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू में। बिल्कुल उत्तरी अरावली में। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी सीकर में गुरु सीकर है, सॉरी गुरु सीकर क्या, रघुनाथगढ़। मध्य अरावली अजमेर और जयपुर में। बिल्कुल मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी टोटगढ़ को अपन मानते हैं, जिसके अपन है बोराज जी। बोराट का पठार उदयपुर के उत्तर में कुंभलगढ़ और गोगुंडा के बीच में स्थित है। बिल्कुल बोराट का पठार, ये भी सही है, ये भी सही है। इस पहाड़ी क्षेत्र की औसत ऊंचाई 500 मीटर, ना जी, इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है। तो ये स्टेटमेंट गलत, जिसमें सी डी है उसको उड़ा दो। डी है, डी है, डी है, ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 है, गाय की नस्ल को मुख्य क्षेत्र से मिलान करना। राठी का, राठी वहां पाई जाती है जहां होती है लाठी। राठी कहां होती है? वहां होती है जहां होती है लाठी। मतलब लाठी सिरिंज कहां पर है? इन जिलों में लाठी सिरिंज, मतलब अपना बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर। बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर और चूरू में पाई जाती है राठी। ये लो जी। सांचौरी सांचौर में पाई जाती है। ये लो सांचौरी सांचौर में। गिर को अजमेरी या रेंडा भी कहते हैं, तो ये अजमेर और पाली झिलवाड़ा में। और कांकरे, जालोर, सिरोही और उदयपुर में। मतलब ए में 4 होना चाहिए, ए में 4, ए में 4, बी में 1, ए में 4, बी में 1, सी में 2, सी में 2 और डी में 3, डी में 3 है। ए में 4, ए में 4, बी में 1, बी में 1, सी में 3, सी में 3 और डी में 2, डी में 2। ये ऑप्शन नंबर सी, इसका सी रहने वाला भाई। क्वेश्चन नंबर 62 है, राजस्थान के सूची पेस्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है कि बसंत, अच्छा, कार्तिक पूर्णिमा को आती है, मकर संक्रांति, पोंगल में आती है, हेमंत ऋतु, वैसाखी, उगादि, गुरु पूर्णिमा कब आती है। मतलब इधर अपने त्योहार है, कौन सी ऋतु पूछ रहा है, कौन सी ऋतु में आ रहे हैं भाई। तो आप सबको पता है गुरु पूर्णिमा आने वाली है। गुरु पूर्णिमा कब आने वाली है? ग्रीष्म ऋतु में आने वाली है अपनी। तो यहां से बताओ भाई, इसका आंसर बताओ क्या होने वाला है। एक मिनट पानी पी लेता हूं मैं। बसंत वैशाख में, बसंत ऋतु में तो वैसाखी उगादि आती है, और ग्रीष्म ऋतु में गुरु पूर्णिमा आती है। हेमंत और शिशिर, कार्तिक पूर्णिमा होती है वो यहाँ पर शिशिर हो जाती है, और हेमंत में मकर संक्रांति हो जाती है। मतलब इसका आंसर होना चाहिए 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2, तो ऑप्शन ही नहीं है। 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1। अच्छा, ये कार्तिक पूर्णिमा को मान रहा है, तो 3 4 1 2 3 4 2, एक ऑप्शन यानी सी करेक्ट है इसका 62 का। क्वेश्चन नंबर 63, कौन सी उसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी मोरेल, बनास की कोठारी भी है भाई, बनास की कोठारी और मोरेल। काली सिंध नदी की सहायक नदी है परवन, परवन लिखी हुई है, परवन है। लूणी नदी की सुकड़ी नदी और माही नदी की जाखम। 4 1 2 3, 4 1 2 3, इसमें भी सी आंसर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64 है, मृदा और उसकी विशेषता से आपको मिलान करना है। काली मिट्टी में क्या विशेषता है? लेटेराइट, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में। लेटेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है? नीचे डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। मरुस्थलीय मिट्टी मरुस्थल में पाई जाती है, और जलोढ़ मिट्टी भरतपुर में पाई जाती है। अब इनसे मिलान करो। मरुस्थलीय मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, हुमस आदि की कमी होती है, ये बात सही है। उत्तर मृत्तिका सामग्री के साथ लोमी मृदा है। लाल लोमी मृदा तो लेटेराइट है, यानी बी में तो 2 है। कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास तथा लोह सामग्री प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ये काली मिट्टी में भी पाई जा सकती है। जलोढ़ मिट्टी
नाइट्रोजन फास्फोरस इनकी कमी नहीं होती। और निम्न उर्वरता और उच्च लवणता किसमें पाई जाती है? निम्न उर्वरता होती है मरुस्थलीय मिट्टी में, यानी सी में 4 होना चाहिए। सी में 4 एक ही ऑप्शन में, एक तो ये इस हिसाब से कर सकते हैं। फिर देखो जलोढ़ मिट्टी है, इसमें कैल्शियम फास्फोरस पोटास प्रचुर मात्रा में होता है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है जी। लेटेराइट मृदा बी में 1। लोमी मृदा ये भी होती है, लाल लोमी काली को भी बोल सकते हैं। इनके मिलान के अनुसार सेट करना है इस क्वेश्चन को। मिलान के अनुसार यदि अपन सेट करेंगे तो ये सी में 4 हुआ है। और लेटेराइट मृदा को अपन लाल लोमी मिट्टी भी बोलते हैं, लेकिन काली मिट्टी का दे दो। लेटेराइट नाइट्रोजन फास्फोरस हुमस आदि की कमी होती है। ये तो सारे ही थोड़े से गलत लिख रखे हैं इन्होंने। ए में 2 यदि मैं और देखूं, बी में 1, बी में 1 और बी में 4। बी में या तो 1 है या 4 है, मतलब बी में 1 है या 4 है, तो निम्न उर्वरता और उच्च लवणता होती नहीं है। इस वजह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ही मानना पड़ेगा। कई बार अपने को इनको ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी सेट करना पड़ेगा। ये वापस रिपीट करिए, मरुस्थलीय मिट्टी पीछे अभी आ चुकी है। निम्न में से कौन सा खनिज है उसको स्थान को सुमेलित करना है? तांबा खेतड़ी सिंगाना में पाया जाता है भाई। सीसा और जस्ता जावर और राजपुरा दरीपा में पाया जाता है। टंगस्टन डेगाना रेवत और भाकरी में पाया जाता है। और संगमरमर मकराना में। यानी 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी। 66 राणा प्रताप सागर बांध कहां पर है आपका? खूब बताया मैंने। जवाहर सागर बांध कहां पर, कोटा बैराज कहां है, और माई बजाज सागर बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव में है, बना हुआ है। तो डी में 3 होना चाहिए। डी में 3, इन दो में काट दो। डी में 3। तो राणा प्रताप सागर बांध रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में। जवाहर सागर बांध की अपन बात करें, कोटा बैराज को कोटा में ले लो। कोटा में ले लो, मतलब सी में 4 एक में, ए में 2 हो गया। और जवाहर सागर बांध बोरावास गांव के अंतर्गत है। उसके बाद में सिलीसेट झीलों को जिले से सिलीसेट अलवर में है। पुष्कर अजमेर में है। डीडवाना कुचामन नागौर में है। डीडवाना कुचामन में होगी भाई। लोणकरण सर बीकानेर में। ये क्वेश्चन किसी का गलत हो रहा है तो ऑब्जेक्शन लगा देना। चलो जी, आंसर हो गया, मतलब 3 के बाद में 1, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, थोड़ा तेज करते हैं हम। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पश्चिम से पूर्व में जाना है। इनमें से सबसे पूर्वी जिला धौलपुर होता है और सबसे पश्चिमी जिला जैसलमेर है। यानी जैसलमेर के बाद में जोधपुर के बाद में अजमेर। BCE है। पश्चिम से पूर्व दिशा में व्यवस्थित करो। अच्छा, बी क्या? CBE DA ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 69, राजस्थान का खेल व्यक्तित्व को सूची सेकंड उनसे संबंधित खेल में सम्मिलित करना। सूची पृष्ठ में कृष्णा पूनिया डिस्कस थ्रो, अवनी लेकरा पैरा ओलंपिक शूटर, देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंक खिलाड़ी, और भुवनेश्वरी कुमार स्क्वैश की जादूगर। तो यहां हो जाएगा 4 के बाद में 3 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, देश में राजस्थान के खनिज स्रोतों के योगदान को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। पोटास का कितना है, जिप्सम का कितना है, तांबे का कितना है, और टंगस्टन का कितना है, यह आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत यदि अपन बात करें तो सबसे पहले सबसे प्रमुख होता है पोटास, बढ़ते क्रम में सबसे कम पोटास, उसके बाद में ताम्र ऐसक 2 नंबर पे, 3 नंबर पे अपना जिप्सम, और सबसे ज्यादा टंगस्टन तो अपने राजस्थान का ही देन है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा डी, यदि आपको पता होता ना टंगस्टन का, तो भी इसका आंसर निकल के आ सकता था 17 में ए। क्वेश्चन नंबर 71, पालनहार योजना के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के अनाथ बालकों को विद्यालय में नामांकित होने पर कितनी धनराशि मिलती है? 1500 रुपया मिले, ऑप्शन नंबर सी। इतना ज्यादा तो मिलेगा नहीं है, देख लेता। वाद्य यंत्र अलगोजा बजाने वाले निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वर्ष 2026 में पद्मश्री दिया गया था? तो ये दिया गया था अपने तग्गाराम जी भील को, ऑप्शन नंबर डी, तग्गाराम जी भील। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत अंत्योदय परिवार, आस्था कार्ड धारक और अन्य श्रेणियों के BPL परिवारों की बेटिया के विवाह के लिए कितनी धनराशि दी जाती है? हथलेवा योजना के तहत 51,000 रुपए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहने वाला है।
क्वेश्चन नंबर 74 है, नासा द्वारा पूर्ण किए गए नवीनतम चंद्र मिशन का नाम क्या है? आर्टेमिस फर्स्ट है, आर्टेमिस सेकंड है, अपोलो है या SLS है? बताओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? तो इसका नाम है आर्टेमिस फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 75 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करो। एक तरफ जनजातियां और एक तरफ उनका सूची क्षेत्र है कि वो कहाँ रहती है। एस्किमो, सेमोयड, भूमध्य सागरीय या पिग्मी। बुशमैन, कल ही आया था बुशमैन। बुशमैन मरुस्थल में रहने वाली है। तो यदि किसी को और पता भी नहीं है तो यही कर सकते हो आप, यानी सी में 4 होना चाहिए, सी में 4 एक ही ऑप्शन में। तो 75 के अंदर आपका आंसर हो जाएगा बी। 75 में आपका आंसर क्या रहने वाला है? बी रहने वाला है। अब देखो, यदि कल वाला पेपर भी देख जाते था तो भी ये क्वेश्चन सही था। क्वेश्चन नंबर 76, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो ये लंदन में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 77, राजस्थान की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करो। अरब स्प्रिंग, फ्रांसिस की क्रांति, रूस की क्रांति और द्वितीय विश्व युद्ध कब कब हुए थे? तो अपन बात करें फ्रांसीसी क्रांति, ये हुई थी 1789 में। कब हुई थी? 1789 में। फिर हुई थी रूस की क्रांति की, यदि अपन बात करें तो 1917 में, रूस की क्रांति 1917 में। द्वितीय युद्ध 1939-40 में। और अरब स्प्रिंग की अपन बात करें तो 2010-11 में, 2010-11। तो बताओ, कालक्रम से सेट करो। सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति आ जाएगी, उसके बाद में रूस की क्रांति आ जाएगी, फिर द्वितीय विश्व युद्ध, मतलब BCDA, ऑप्शन नंबर ए 77 में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 78, सुमात्रा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। इसका वर्तमान नाम इंडोनेशिया है। पुराने समय में इस द्वीप को स्वर्णिम द्वीप के रूप में जाना जाता था। दक्षिण भारत के राजेंद्र चोल फर्स्ट ने भी यहाँ प्रभुत्व कायम रखा था। यहाँ विजय राजवंश का शासन 4 से 7वीं शताब्दी के बीच कायम रहा। बताओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? तो यदि अपन बात करें, इसका नाम इंडोनेशिया है, गलत बात है। पुराने समय में इस देश को स्वर्णिम द्वीप के रूप में जाना जाता था और दक्षिणी भारत के राजेंद्र चोल में भी यहाँ का प्रभुत्व है और ये बीच में कायम रहा, ये गलत। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79, लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि, मतलब वहां पर ये भी नहीं छोड़ रहा है, लेखांकन भी दे दिया क्या? अरे वाह, वेरी गुड, क्या बात दिया है। जूनियर अकाउंटेंट में आती थी भाई लेखांकन, तो अकाउंटिंग। लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली, दोहरी प्रविष्टि का मतलब इधर से DR और CR करते थे ना अपन, क्रेडिट और डेबिट। लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली की उत्पत्ति और विकास के समय ये इटली में विकसित हुई थी। बिल्कुल 1494 में लुकास पेशियोली ने अपनी पुस्तक में इस विधि के सिद्धांत का वर्णन किया। बिल्कुल सही बात है। 1795 में एडवर्ड जोन्स ने इस विधि संबंधित एक पुस्तक लिखी थी। सही है। यह भारत में ब्रिटिश अवधि के दौरान प्रयुक्त हुई थी। सही है, सारे के सारे सही है, ABCD सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में व्यवस्थित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करो। मत्स्य संघ का निर्माण 18 मार्च 1948। संयुक्त राज्य राजस्थान, संयुक्त राजस्थान की यदि बात करें तो एक बार संयुक्त राजस्थान नहीं, राजस्थान संघ सेकंड चरण में ये हुआ था 25 मार्च। फिर संयुक्त राजस्थान, संयुक्त हुआ था मेवाड़ होने से संयुक्त राज्य राजस्थान। ये यदि अपन बात करें तो ले जाओ भाई एक बार तीसरे चरण में रख लो इसको 18/4। और वृत राजस्थान हुआ था चौथा चरण 30 मार्च 1949। ये भी 1948, यानी 49 का तो एक ही, डी सबसे लास्ट में होना चाहिए, डी सबसे लास्ट में इसमें, और सबसे पहले ए होना चाहिए, ए सबसे पूरा में इसमें, ACBD सही है। हैं ये क्या हुआ? AC 18/4 30 मार्च। अच्छा, तीसरा चरण 18/4 नहीं, 18/4 1948 में हो गया ना। हाँ सही है, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, निम्नलिखित कृषक आंदोलन को उनके घटित होने के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। बिजोलिया का कृषक आंदोलन का पहला चरण 1897 से 1915 तक। मेव कृषक आंदोलन, भरतपुर कृषक आंदोलन और अलवर कृषक के आंदोलन। यदि अपन बात करें तो यदि अलवर की 1932 के समथिंग हुआ था। मेव की यदि बात करें तो ये 1927-28 में हो गया था। और भरतपुर कृषक आंदोलन की बात करें तो ये 1947-46 में हुआ था। तो सबसे पहले ए, और ए के बाद में बी, बी के बाद में डी, ABDC, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नसीराबाद क्रांति के संबंध में सत्य है? भारतीय सिपाहियों को नियंत्रित करने के लिए यूरोपीय सेना और बाहर के कुछ तोपें मंगवाई गई थी। हाँ, उस दिन मंगाई गई थी भाई। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की टुकड़ी को संदेह के कारण नसीराबाद भेजा गया था। हाँ, भेजा गया था। चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी गई थी। बिल्कुल लगा दी गई थी। और 28 मई 1857 को बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने सेक्टर ने तोपखाने पर नियंत्रण कर लिया। सही बात है, मतलब सारे सही है। डी आंसर इसका करेक्ट। 30वीं को ही भेजा गया था, 15वीं, हाँ 15वीं ने तो किया था। फिर अग्नि नृत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अग्नि नृत्य पुरुषों के द्वारा कतरिया असर बीकानेर में किया जाता है। पते पते राग और फाग के साथ अग्नि का मिश्रण इस नृत्य की दुर्लभ और अनूठी विज्ञता है। बिल्कुल, राग और फाग, फाग का मतलब होता है, उनको कहते हैं अग्नि को। महिला और पुरुष दोनों इस नृत्य में भाग लेते हैं। ना लेते, पुरुष लेते हैं भाई, गलत बात। इस नृत्य की उत्पत्ति बीकानेर के कतरियासर गांव में हुई थी। सही बात है। अंगारों का ढेर धूणा कहलाता है। सही बात है, मतलब जिसमें बी है उसको हटा दो, बी पड़ा है हटा दो, बी पड़ा है हटा दो, बी पड़ा है हटा दो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तारागढ़ अजमेर के दुर्ग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसे गट बीटली या अजमेर भी कहा जाता है। सही बात है। कर्नल टोड के अनुसार यह दुर्ग चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय द्वारा निर्मित नहीं है। भाई, कर्नल टोड ने अजय राज के अनुसार बताया। सांझा के शासनकाल के दौरान इस दुर्ग का संरक्षक विठल दास गौड़ को बनाया गया था। बिल्कुल सही है। और दुर्ग की प्राचीर में 14 बड़े निगरानी टावर लगे हुए हैं। बिल्कुल, ये भी सही है। ए, सी और डी सही है। ए, सी और डी सही है। बी हटा दो, बी, ए, सी, डी है। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 85, राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? कालीबंगा सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इस स्थल के बारे में जानकारी दी थी। बिल्कुल सही बात है। यहाँ जुते हुए खेत के साग से मिले। बिल्कुल सही बात है। यहाँ 6 छेदों के साथ बालक की एक खोपड़ी मिली है। बिल्कुल, शल्य चिकित्सा के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पाए गए मर्दबांड और खपरा हल्के पतले तथा सुनहरी निर्पित नहीं है। सही, बिल्कुल ये भी सही है। सारे के सारे ही सही है। ऑप्शन नंबर डी, हल्के खपरा हल्के और पतले नहीं है, मोटे मर्दबांड मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 86, चांद बावड़ी आबानेरी दोसा के बारे में कथन है। यह राजा चंद्र के द्वारा स्थापित की गई थी। बिल्कुल सही है। इसका वास्तविक नाम शोभा नगरी था। बिल्कुल, शोभा नगरी था। सही बात है। पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष मार्च अप्रैल महीने में यहाँ आबानेरी महोत्सव आयोजित होता है। ना होता, नवंबर अक्टूबर में होता है। गलत बात। महोत्सव 2 दिनों तक आयोजित किया जाता है तथा राजस्थानी व्यंजन प्रस्तुत किए जाते हैं और नृत्य किए जाते हैं। सही बात है, मतलब जिसमें सी है उसको उड़ा दो। ए, बी और डी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 87 क्वेश्चन है, कंदोरा आभूषण पहनने का स्थान। कंदोरा कैसे, कंदोरा कैसे कमर। नौगरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? नौगरी पहना जाता है हाथ में। भंवर कड़ी नाक में पहनी जाती है और पीपल पन्ना कान में पहना जाता है। यानी 3 1 2 4, 3 1 2 4। ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 88, तीज त्योहारा बावड़ी और ले डूबी गणगौर। यानी त्योहार को माह से तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज आती है श्रावण में। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। गणगौर आती है चैत्र माह में। अक्षय तृतीया की अपन बात करें तो ये आती है वैशाख में और होली आती है फाल्गुन में। बात करेंगे 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 ना 4 2 ना 4 4 1 2 3। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 89 है, सूची पेस्ट को सूची सेकंड से मिलान करो। प्यारे विद्यार्थियों, सेशन को जरूर शेयर कर देना। जैसलमेर का दुर्ग कौन सा दुर्ग है? मिट्टी में बने हुए दुर्ग को धानवन दुर्ग कहते हैं। सिवाना का दुर्ग एक वन दुर्ग का उदाहरण है। गागरोन का दुर्ग जल दुर्ग, औद्योगिक दुर्ग। और जालोर का यदि अपन बात करें तो एरण। एरण और वन में तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इनमें तो आप जालोर को बता दो, लेकिन इनसे अपन निकाल लेंगे। जैसलमेर दुर्ग धानवर है, यानी ए में 2 होना चाहिए। ए में 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, हटाओ। और सी में 4 होना चाहिए। सी में 4 इसमें भी है, इसमें भी। ओ या पास, क्या बात है। मतलब जैसलमेर धानवर। सिवाना को वन दुर्ग की उपमा दे दे क्या? और जालोर को एरण दुर्ग की उपमा दे दे क्या? एरण होता है वह वन जो मरुस्थल में वन में होता है। तो जालोर और सिवाना दुर्ग। सिवाना बाड़मेर में तो वन दुर्ग ही, या एरण ओरण वन ओरण। मेरे अकॉर्डिंग एक
बारे में बात करूंगा। बाकी थोड़ा सा किस क्वेश्चन में लगभग ये संभावनाएं व्यक्त की जाती है इस क्वेश्चन की अपन बात करें तो एरण और वन दुर्ग में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर 90 है, हाड़ौती प्रजामंडल का संस्थापक नैनूराम शर्मा, मेवाड़ माणिक्यलाल वर्मा, जयपुर प्रजामंडल कर्पूर चंद्र पाटनी और धौलपुर के कृष्ण दत्त पालीवाल। यानी 3 1 2 4 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर बी। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 91, 10 क्वेश्चन और बच्चे अपने थोड़ा सा कर लेते हैं। विस्तारशील ब्रह्मांड परिकल्पना के अनुसार किसने इस बारे में साक्ष्य प्रदान किया कि ब्रह्मांड विस्तारशील है? तो ये एडविन हब्बल ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 92, दक्कन पठार की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों का चयन करें। लाखों वर्ष पूर्व ये 33 सागर के दक्षिण में स्थित गोंडवाना लैंड का भाग था। दक्कन का पठार बिल्कुल था भाई, कोई समस्या ही नहीं है। भूवैज्ञानिक इतिहास के कालक्रम में गोंडवाना लैंड का विखंडन और विभाजन हुआ, बिल्कुल हुआ था। प्रायद्वीप ये भारत विखंडित गोंडवाना लैंड से उत्तर पूर्व दिशा में विस्थापित होकर वर्तमान स्थिति में है, ये भी सही है। अंगारा लैंड का भाग है ही नहीं, गोंडवाना का है। ए, बी और सी तीनों सही है, डी करेक्ट आंसर है। 92 का डी यहाँ करेक्ट आंसर रहने वाला है। आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93, थार के मरुस्थल के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मरुस्थल के शुष्क भागों में पशुपालन और पशुचारण मुख्य पेशा है, बिल्कुल सही बात। मरुस्थल में तो यही काम बचा है। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित होने के कारण सेशल्स का रणनीतिक महत्व भी बिल्कुल महत्व है, पाकिस्तान से सीमा लगती है। इस क्षेत्र में विभिन्न खनिज जैसे कोयला, तांबा, रॉक फास्फेट, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। बाड़मेर में प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, कोयला, बीकानेर में। यह अपनी भू आकृतिक विशिष्टताओं के कारण पर्यटकों को आकर्षित भी करता है। सारे ही कथन सही है, ए, बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार करना है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है। शब्द हड़प्पा की व्युत्पत्ति उच्च स्थान से हुई है जहां सभ्यता को पहचाना गया था, उसके बारे में हुई है क्या? तो इसका मतलब बिल्कुल सही है। सभ्यता का कुल काल विस्तार 6000 BCE से 1300 BCE तक माना गया है। सभ्यता का नहीं माना जाए तक 6000 ईसा, ये भी माना ही गया वैसे तो। और सभ्यता का पतन लगभग 1900 BCE के आसपास आरंभ हुआ, ये गलत कथन है। तो ए, बी और सी सही है मेरे अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा ये डाउटेबल क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। मौर्य का उल्लेख उत्तर बौद्ध, जैन और पुराणिक साहित्य में हुआ है। अशोक प्रथम शासक था, इसमें अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए प्रस्तर सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्ण करवाए थे। अशोक ने अभिलेखों का उपयोग धम्म को अपनी अवधारणा की उद्घोषणा करने में किया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने इस साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य का उल्लेख उत्तर बौद्ध और जैन पुराण साहित्य में हुआ, सही बात है। अशोक प्रथम शासक था जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए प्रस्तर सतहों पर संदेश उत्कीर्ण करवाए, सही बात है। अशोक ने अभिलेखों में अपने धम्म की अपनी अवधारणा का उद्घोष करने में किया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने इस साम्राज्य की स्थापना की थी, सही बात है। सारे के सारे सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 96, सूची पेस्ट को सूची सेकंड से विद्रोह का स्थान और नेता कौन था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है क्या? कहीं ऑप्शन में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। कानपुर के नाना साहिब, दिल्ली में बहादुर शाह जफर और अवध का ब्रिटिश कादर, यानी होना चाहिए 4 3 4 3 4 3 4 3 1 4 3 1 4 4 3 1, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 97, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का अनुसार बताना है भाई, क्या बताना है? कौन सा कहां पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय जहां गर्मी सबसे ज्यादा होती है, शुष्क जलवायु, गर्म जलवायु, ठंडी जलवायु, ये क्या कहना चाह रहा है भाई? उष्ण और शुष्क एक ही तो बात है, गर्म जलवायु और ठंडी जलवायु। सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, वहां ठंडी जलवायु होती है। कैसी होती है? ठंडी। गर्म जलवायु में संभावित वाष्पीकरण वर्षा से अधिक होता है, वाष्पीकरण वर्षा से ज्यादा हो जाता है गर्म जलवायु। शुष्क जलवायु ठंडी, सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3 डिग्री से लेकर, ये शुष्क जलवायु का होता है 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, 18 से कम। ठंडे महीने का पूछा कि हाँ सही है। और
ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक होता है। इस क्वेश्चन को यदि मैं मिलान करूं तो क्या कर सकते हैं भाई, ठंडी जलवायु में सभी का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। ये डी में 3 होना चाहिए, डी में 3, 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 एक में ही है भाई। ए में 4, ए में 4 बता रहा है, ए में 4, ये लो हो गया सेट। सही किया था अपन ने, सेट भी सही किया था। ए में 4 क्या था, बी में 1 होगा। शुष्क जलवायु बोल दो, गर्म जलवायु बोल दो, एक ही बात है। बी में इन दोनों का थोड़ा चेंज हो गया, बाकी सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 98, व्हीलर द्वीप, बुच्चर द्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप समूह है। ऐसे मान लो आपको और किसी का पता है कि नहीं है। लक्षद्वीप अपने लिए प्रवाल द्वीप है, ये लो डी में 1, डी में 1, ये लो डी में 1, एक ही ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन, खेल खत्म। क्वेश्चन नंबर 99, फसल और उसका प्रकार। चाय कैसी है, तो चाय एक अपनी नकदी फसल बोल सकते हैं, पर चाय से पैसे आते हैं। सोयाबीन, सोयाबीन रेशा थोड़ी है, कपास और जूट रेशा है। मक्का खाद्य फसल है और सोयाबीन को रोपण फसल, चाय को भी मान सकते हैं अपन, और सोयाबीन भी एक नकदी फसल है। तो यदि अपन देखें तो डी में 4 होना चाहिए, डी में 4, ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और सी में 1 होना चाहिए, सी में 1 इसमें है। तो ए में क्या हो जाएगा, ए में 2, चाय को इसने माना है रोपण और सोयाबीन को माना है नकदी। ठीक है। निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। रोलेक्ट एक्ट 1919 में, असहयोग और खिलाफत आंदोलन 1920 में, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में, और चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन भी शायद यहीं आसपास हुआ था 1941-42 के आसपास। तो सबसे पहले 1919 असहयोग, ए बी होना चाहिए, ए बी, ए और बी, ए और बी क्या कह रहा है, रोलेक्ट एक्ट 1919, असहयोग और खिलाफत आंदोलन 1920-21 में, सी सबसे लास्ट में, सी सबसे लास्ट में, डी ए बी सी। चंपारण आंदोलन 1912 के आसपास हुआ है शायद, 1912 1918, ये थोड़ा सा मुझे डाउटेबल है। बाकी ये कंटिन्यू, ये ए बी और सी, ए बी और सी कंटिन्यू किसमें, ए बी इसमें नहीं है, ए कंटिन्यू इसमें नहीं है, ए बी सी, ऑप्शन नंबर बी। 100 में आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। 100 में आपका आंसर ये 1912 के आसपास केस है, चंपारण की घटना। तो इस प्रकार से ये लो जी, आपके 100 के 100 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया है। शानदार प्रकार से ये इनके आंसर है, मिलान कीजिए। और अब अपन थोड़ी सी यदि इसकी बात करें कि इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, तो कट ऑफ तो सेकंड पेपर पे डिपेंड करेगा। बाकी ये पेपर को यदि मैं मानूं तो ये एक आसान लेवल का पेपर है। बस ये पेपर आसान लेवल का है, कथन वाले कारण वाले से पेपर थोड़ा आसान हो जाता है, बस आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना होता है। बाकी फिर भी इस क्वेश्चन में 100 में से आपके काट जाट के यदि 60 प्लस क्वेश्चन बच रहे हैं तो आप बहुत अच्छी दौड़ में रहोगे। बाकी सेकंड पेपर का जो आएगा उसको और देख के एनालिसिस करके बताएंगे फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है, इसी आशा और उम्मीद के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। यहाँ तक यदि आपने चैनल को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मिलते हैं। और मैराथन क्लासों में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी आप लोग यदि आपने देखे तो जरूर बताना। ठीक है, धन्यवाद।